Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। चलिए आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। और इसके पहले हमारे इकोनॉमी के कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने राष्ट्रीय आय के पहले 2-3 चीज़ें और कंप्लीट की है, जैसे कि कृषि क्षेत्र से रिलेटेड और उद्योग क्षेत्र से और सेवा क्षेत्र से रिलेटेड मुद्दे और उनसे संबंधित कुछ पहल के बारे में बात की है। तो उनको जाकर आप कंप्लीट देख सकते हैं। और यहाँ हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। तो होती क्या है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। और बहुत सारी इसमें जो है जो थ्योरी है, एक प्रकार से अगर देखें तो हमारे अंदर यानी कि जो लेक्चर है, लेक्चर के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी देखने को मिलेगी जो हमारे लिए बहुत काम की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापारों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है। और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा। और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। यहाँ पे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे। रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च, ठीक है। 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस। पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है। जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से। और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच, ठीक है। 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय लेखा क्या होता है। राष्ट्रीय आय लेखा का मतलब होता है नेशनल इनकम अकाउंट्स क्या होता है।
तो आप देखते होंगे जो कोई भी देश होता है, यानी प्रत्येक देश जो होता है अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े होता है, इसके अलावा अगर देखें तो आंकड़ों को हम देख सकते हैं उत्पादन से रिलेटेड, उपभोग से रिलेटेड और वितरण से रिलेटेड। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन होता है, यानी किसी कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करना, उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन को जनता तक पहुंचाना जिससे वो उसको उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कहते हैं। और वितरण मतलब होता है उसको बांटने, यानी कि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने को। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों की बात कर लेते हैं, यानी कि जो आंकड़े होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं उत्पादन है, उपभोग है एवं वितरण है, उससे संबंधित जो भी व्यवस्थित विवरण यहाँ पर रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय लेखा बोलते हैं, यानी कि इसे हम नेशनल इनकम अकाउंट्स बोलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा व्यवसाय लेखा के समान ही एक प्रकार से दोहरी लेखा जो प्रणाली होती है, दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही एंट्री को दो खातों में लिखा जाता है, इस कारण उसको दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। तो इसी में हमको देखने को क्या मिलता है, यानी कि जो वित्तीय राजकोषीय जो होता है, राजकोषीय वर्ष जिसे हम बोलते हैं, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये हमको देखने को मिलता है। कृषि वर्ष की अगर बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक देखने को मिलता है। और बजट वर्ष की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमने देखे कुछ बेसिक चीज़, यानी राष्ट्रीय आय लेखा के बारे में। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के बारे में, यानी कि नेशनल इनकम अकाउंट्स सिस्टम के बारे में। तो यहाँ हमको देखने को क्या मिलता है, जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली है, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च की अगर बात करें तो एक वित्तीय वर्ष इसको कहा जाता है। और किसी देश की अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप, उसकी कुल आय, यानी कि हम बोले तो वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य, इसके द्वारा मापने का एक उपकरण माना जाता है जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली होती है। ठीक है, साथ में हम देखें तो हमको देखने को मिलता है इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं इस प्रकार व्यवस्थित तथा संकल्पित किए जाते हैं कि लेखा के जो परस्पर संबंध है तथा जो लेखा की संरचना है उसके विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध को सरलता से समझा जा सके, यानी कि हमारे जो काम है लेखा से संबंधित उसके काम को आसान बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली व्यापारिक लेखा प्रणाली के नियमों और सिद्धांतों को राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित समूह की गणना करने में लागू करने का भी प्रयत्न करती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली कुछ बेसिक। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है क्या, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जो विवरण है वो उसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली जो है उसका विकास हमको 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो सर विलियम पेटी तथा फ्रांस के वाइल गिलबर्ट, ये दोनों व्यक्ति इनके द्वारा किया गया था। और यहाँ पे अगर देखें तो सर विलियम पेटी जो है इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल अर्थमेटिक में लिखा था कि एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य का कुल योग होती है। ये चीज़ इनके द्वारा लिखी गई थी। इसी के बाद अगर देखें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस विषय के विकास के प्रयास किए गए। और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस तथा अन्य जो पश्चिमी देश है, जो यूरोपीय देश है और पश्चिमी देश है, उसमें राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का समुचित विकास हो गया था। साथ ही हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 के आसपास हमको ये अंदर देखने को मिला था इस ड्यूरेशन में। तो इसी के पश्चात हमको साइमन कुजनेट्स, इन्होंने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया और जिसके लिए उन्होंने 1971 में नोबेल पुरस्कार भी उनको दिया गया। बाद में इसके पश्चात देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे बोलते हैं, और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इनके द्वारा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब विकास यहाँ पे हुआ, साइमन कुजनेट्स ने किया। और बाद में इनका विकास कब हुआ, जो यूनाइटेड नेशन है, IMF है और वर्ल्ड बैंक है, इनके द्वारा इसका विकास व्यवस्थित स्वरूप इसको प्रदान किया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1960 तक जो है विभिन्न देशों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रमाणिक राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया। तो ये बेसिक चीज़ें थी कुछ राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं हम तीनों चीज़ों के बारे में, यानी कि देखिए हमको तीन चीज़ें कौन कौन सी देखने को मिलती है। पहली चीज़ तो हमको जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय के बारे में। दूसरी चीज़ हमको देखने मिलेगी राष्ट्रीय आय लेखा के बारे में, फिर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के बारे में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय के बारे में हम देखिए यहाँ पे आगे बहुत विस्तार से जानेंगे, पर यहाँ तीनों में हम जो है कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय आय किसी जो होती है किसी देश में एक वर्ष यानी कि हम बात करें 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की अगर बात करें तो एक वर्ष वो उसको हम मान सकते हैं। तो एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के, समस्त वस्तु यानी कि उसमें प्राइमरी सेक्टर भी आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर भी आ जाएगा और टर्शरी सेक्टर भी आ जाएगा, यानी कि समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का योग होती है कौन, राष्ट्रीय आय।
अब बात करें राष्ट्रीय आय लेखा होता क्या है, जो कि हम देख चुके हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखा जो होता है अर्थव्यवस्था की वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, यानी कि देखिए उत्पादन भी होना चाहिए, वितरण भी होना चाहिए और जो उपभोग है वो भी आ जाता है। और राष्ट्रीय आय के व्यय से संबंधित जो सांख्यिकी है उसका विवरण होता है। तो लेखा जोखा होता है, ऑडिट हम बोल सकते हैं। अब प्रणाली जो इस काम को आसान बनाने में हेल्प करे वो कहलाएगी प्रणाली। जैसे कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली किसी देश की राष्ट्रीय आय लेखा के निर्माण की विधि एवं तकनीक है। यानी कि राष्ट्रीय आय तो हम समझ गए, उसको लेखा यानी कि उसको ऑडिट करने की जो प्रोसेस है राष्ट्रीय आय लेखा, और उसको ऑडिट करने या उसको लेखा करने से संबंधित जो भी चीज़ें हमको हेल्प करें, यानी तकनीक हेल्प करे या विधि हेल्प करे, वो कहलाती है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। अब यहाँ फिर से देखिए, राष्ट्रीय आय जो होती है अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र प्रदर्शित करती है। और राष्ट्रीय आय लेखा क्या होता है, राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्रदान करती है। सिंपल सी बात, यहाँ सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है तो वो सूचनाएं ही प्रदान करेगा। और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली जो होती है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समूह के परस्पर संबंधों को प्रकट करती है। इसके बाद राष्ट्रीय आय में हम देखते हैं राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक होती है। ठीक है, बढ़ रही है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि विकास हो रहा है, और घट रही तो वहाँ डिमोशन हो रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं राष्ट्रीय आय लेखा क्या होता है, राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली क्या होती है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संबंध स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को तैयार करती है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। चलिए अब आगे देख लेते हैं हमको आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम फाइनली अब देखने वाले हैं कंप्लीट रूप से राष्ट्रीय आय के बारे में। बेसिक चीज़ें हमारी हो गई है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम होती क्या है, तो नेशनल इनकम जैसे कि मैंने बात किया किसी देश में मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल उत्पादित मूल्य है उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय। तो पर हम यहाँ विस्तार से देखने वाले हैं। तो किसी भी देश के उपलब्ध जो आर्थिक संसाधन होते हैं, ठीक है, उनके समुचित उपयोग तथा लोगों को मिलने वाला जो आर्थिक कल्याण होता है उसके विषय में पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय बोला जाता है, यानी कि नेशनल इनकम बोला जाता है। इसमें विदेशों से अर्जित जो आय होती है वो भी शामिल होती है। वास्तव में अगर बात करें हम तो राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रभाव की माप होती है, और राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है ना कि एक संग्रह माना जाता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आय को क्या बोलेंगे, हम एक प्रवाह बोलेंगे ना कि एक संग्रह, यानी कि स्टॉक नहीं बोलेंगे, ये फ्लो है, बढ़ते घटते रहता है, स्टॉक नहीं है। और भारत में राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उसकी अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष हमको 1 अप्रैल से 31 मार्च देखने को मिलता है, इस वित्तीय वर्ष पर आधारित होते हैं। और भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जिसे हम बोलते हैं सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, और दूसरा अगर बात करें तो एनएसएसओ होता है, यानी कि देखिए जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है वो राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं एनएसएसओ, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सहायता करता है, एनएसओ। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर संस्थान देखने को मिलता है। उसके बाद हमको यहाँ पे 2 चीज़ें और देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं, देखिए राष्ट्रीय आय तो हमने देख लिया, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय जो होती है एक होता है उपभोग, ठीक है, उपभोग व्यय होता है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाता है, इसमें निवेश जोड़ा जाता है, निवेश व्यय जोड़ा जाता है। साथ में इसके साथ हमको सरकारी आय, सरकारी जो व्यय है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, पर माइनस क्या किया जाता है, माइनस ह्रास किया जाता है। ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, जैसे कि अगर बात करें जो घिसावट होती है मशीनों की वो हमको यहाँ पे घटती हुई नज़र आती है। ठीक है, अब उसके बाद जोड़ा क्या जाता है, निर्यात और आयात में जो भी मूल्य का अंतर होता है, निर्यात प्लस यहाँ पे मतलब निर्यात और जो आयात होता है उसमें जो भी अंतर पाया जाता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मतलब घटाया क्या जाता है, सिर्फ घटाया जाता है घिसावट, यानी कि जो भी मशीनों की घिसावट होती है, ह्रास होता है, वो घटाया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे उपभोग व्यय जोड़ा जाता है, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, निर्यात और आयात का जो भी अंतर है वो यहाँ पे जोड़ा जाता है, और घिसावट को यहाँ पे घटाया जाता है। तो इसके पश्चात हमको यहाँ पे राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम निकल कर आ जाती हैं। ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जिसे नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि मतलब फिर हम देख सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च हम देख सकते हैं, एक निश्चित अवधि यानी कि एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेशनल प्रोडक्ट उसको बोला जाता है। जैसे अगर बात करें हम यहाँ देखिए जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो उसी के पश्चात हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय निकल कर यहाँ देखने को मिलती है, यानी राष्ट्रीय उत्पाद आप समझ गए होंगे। और दोनों में यहाँ पे अगर देखें
तो राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पाद में हमको अंतर क्या देखने को मिलता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है मात्रात्मक अवधारणा है, ठीक है, मतलब जो क्वांटिटी हम देख सकते हैं वो मात्रात्मक अवधारणा है क्या, राष्ट्रीय उत्पाद। जबकि राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो गुणात्मक अवधारणा है, ठीक है, गुणात्मक अवधारणा है। और राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है स्टॉक से संबंधित होता है, पर हमने देखे थे राष्ट्रीय आय जो होता है वो प्रवाह से संबंधित, यानी कि वो फ्लो होता है, फ्लो मतलब बदलते घटते रहता है, और जो राष्ट्रीय उत्पाद रहता है वो स्टॉक से संबंधित होता है। तो दोनों चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको दो चीज़ें और देखने को मिलती हैं, जिसमें हम देखें स्टॉक, जैसे कि हमने अभी बात करें, और प्रवाह, ये दोनों चीज़ होती क्या है। जब भी हम यहाँ पे जो पीछे की चीज़ पढ़े हैं वो हम आसानी से समझ पाएंगे। तो स्टॉक होता क्या है? स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक से अभिप्राय क्या है? समय का किसी निश्चित बिंदु होता है, उस पर एक चर मतलब होता है वेरिएबल जो बदलते रहे, इसके मूल्य से है, ठीक है। और यह एक स्थैतिक अवधारणा है, यानी कि ये स्टॉक जो होता है बदलता नहीं है, ठीक है। और प्रवाह की अगर बात करें, प्रवाह से क्या अभिप्राय है? एक निश्चित समय अवधि, मतलब समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है, और यह है गतिशील अवधारणा, मतलब ये बदलता नहीं है और ये बदलता है, ठीक है, जो प्रवाह होता है। फिर उसके बाद देखें स्टॉक में ही हमको देखने को मिलता है, देखिए एक स्टॉक जो होता है, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होगा। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। पर यहाँ पे देखिए प्रवाह की अगर बात करें, प्रवाह एक समय काल जो है निश्चित होता है, इसे प्रति घंटा, प्रति माह और प्रति वर्ष से मापा जा सकता है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, स्टॉक जो होता है प्रवाह को प्रभावित करता है, और पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना बस मतलब जो है जितना अधिक होगा, स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तु तथा सेवाओं का प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। तो ये चीज़ हमको देखने मिलती है किसमें? स्टॉक में। और प्रवाह जो होता है स्टॉक को प्रभावित करता है। आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, लोगों के पास धन का स्टॉक भी उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के रूप में अगर देखें स्टॉक में, तो राष्ट्रीय संपत्ति है, श्रम बल है, पूंजी है, बैंक की जमाएं यानी कि नेशनल वेल्थ है, लेबर फोर्स है, कैपिटल है, बैंक डिपॉजिट है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्टॉक के अंतर्गत। और प्रवाह के अंतर्गत क्या आता है? प्रवाह के अंतर्गत राष्ट्रीय आय आती है, नेशनल इनकम आती है, मुद्रा का व्यय आता है यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है प्रवाह के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको दो चीज़ें, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि अगर बात करें हम 1931 से 1932 की अगर बात करें, तो VKRB राव जो एक पर्सन थे, इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से, यानी कि सबसे क्वेश्चन पहले पूछा जाए आपकी, वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो VKRB राव है 1931-32 में वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था, और इसी कारण राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक भी माना जाता है। तो ये आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन गया, प्री से रिलेटेड भी यहाँ पे ये काम आ जाएगा आपको। उसके बाद अगर देखें तो सर्वप्रथम यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। पर टेक्निकल अगर बात करें, वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक विधि से बात करें, तो मतलब जो है VKRB राव के द्वारा किया गया था। पर सर्वप्रथम ओनली पूछा जाए दादा भाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था, और उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया था, और इसमें प्रति व्यक्ति आय उनके द्वारा 20 रुपये बताई गई थी, ठीक है। इसके बाद हम स्वतंत्रता के पश्चात की अगर बात करें, तो वर्ष 1949 में PC महालनोबिस, प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, और यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने जो है मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, खास करके प्लानिंग कमीशन, मतलब जो पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात करें तो उसमें एक मॉडल भी इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में इनका मॉडल अपनाया गया था वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। इनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, और इस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की संरचना का निर्माण किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो जिसे हम CSO के बारे में, मतलब CSO के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना भी यहाँ पे की गई। उसके अलावा वर्ष 1954 में स्थापना की घोषणा के बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अप्रैल 1955 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के द्वारा की जाती है। ये भी आपको बताना है, ठीक है, ये मतलब आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों की गणना किसके द्वारा की जाती है? CSO के द्वारा। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसे की अगर बात करें तो देखिए 29 जून को PC महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इनका जन्म दिवस मतलब जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2000 की बात करें तो C रंगराजन एक पर्सन थे, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया, और इस आयोग का उद्देश्य क्या था? भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने का इन्होंने सुझाव दिया। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदल दिया गया, और सुरेश तेंदुलकर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो ये चीज़ कुछ फैक्चुअल चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना थोड़ी सी, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग में भी और प्री में भी आपको ये काम आने वाली है।
चलिए अब आगे देख लेते हैं हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। तो राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ अलग अलग यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि अगर देखें तो राष्ट्रीय आय का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था साइमन कुजनेट्स के द्वारा। साइमन कुजनेट्स के द्वारा किया गया था। यूएनओ और आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है इनके द्वारा जो है व्यवस्थित रूप उसको प्रदान किया गया है। तो साइमन कुजनेट्स के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को विभिन्न प्रकार की विधियों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्न 3 प्रकार की है। जैसे कि देखें उत्पादन विधि होता है, आय विधि होता है, व्यय विधि होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड जिसे हम बोलते हैं यानी जीबीए है। ठीक है, मार्केट प्राइस, और यहाँ जीडीपी मार्केट प्राइस यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ इनकम मेथड होती है, एक्सपेंडिचर मेथड होती है। तो यहाँ देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें विदेशी आय से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ दी जाती है बराबर राष्ट्रीय आय यहाँ देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय आय मतलब जो है होता है हमारा राष्ट्रीय आय को मापने की विधि के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं सारी विधि। जिसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पे हमको उत्पादन विधि, जिसके अंतर्गत मूल्यवर्धित विधि देखने को मिलती है। ठीक है, मूल्यवर्धित यानी कि जिसे हम जीबीए बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी विधि हमको देखने को मिलती है, एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। दूसरे हमको देखने को मिलती है आय विधि। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए आय से संबंधित कुछ चीज़ें यानी भारत के सामान्य निवासी और भारत के गैर निवासी के बारे में देखेंगे। आगे देखिए व्यय विधि हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर देखें तो देखिए हमको सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, ठीक है, उसके बाद शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी चीज़ हम यहाँ पे जो है देखेंगे, कुछ डायग्राम के फॉर्मेट में भी देखेंगे। इसके बाद जो सारी चीज़ हमारी जब ये फैक्चुअल चीज़ें हमारी हो जाएगी तो हम यहाँ पे जो है बाकी की अन्य चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो 2 प्रकार से की जाती है, साधन लागत के आधार पर की जाती है और बाजार लागत के आधार पर। तो दोनों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ है यानी उतार चढ़ाव जो होता है, जो बदलाव होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, किस किस प्रकार से बदलाव होता है। राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में क्या क्या समस्या सामने पैदा हो रही है, जैसे सैद्धांतिक समस्या होती है, कुछ व्यवहारिक समस्या होती है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की सीमाएं होती है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। फिर राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाने वाली कुछ मदें, मतलब जो वस्तुएं या जो भी चीज़ें राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाती है उनके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय आय निर्धारण से संबंधित भारत के संगठन, जैसे कि अगर बात करें सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का जो पुनर्गठन है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, कौन सा, भारत में बैंकिंग प्रणाली। तो लगभग 2 क्लास हमारी यहाँ पे होगी और हमारा राष्ट्रीय आय यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक कंप्लीट लेक्चर उसका देखने को मिलेगा राष्ट्रीय आय का, जिसको आप पूरा कंप्लीट एक ही लेक्चर में देख सकते हो, तो आपको आसानी वहाँ पे होगी। तो आप दोनों प्रकार से देख सकते हैं, छोटे छोटे में भी देखना तो भी देख सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट एक ही लेक्चर देखना तो वो भी मैं वहाँ पे आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी और धीरे धीरे हमारा जो है फर्स्ट यूनिट यहाँ पे जल्दी कवर हो जाएगी और उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट और यहाँ पे हम पार्ट बी जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है प्री का नोटिफिकेशन भी आ गया है, MPPSC प्री जो 2020 था, उसके फॉर्म भी आगे जो है 11 जनवरी से यहाँ पे फिल किए जाएंगे। तो उसकी तैयारी भी मैं या आगे जो है मतलब हमारे द्वारा MPPSC प्री की तैयारी जो है शुरू करवाई जाएगी, जो कि टेस्ट सीरीज़ होगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होगी तो वो भी वहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी थोड़े मतलब कुछ समय पश्चात, 1-2 दिन के पश्चात, तो उनको भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। और साथ में मेंस की तैयारी भी आपको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि प्री अगर निकलता है आपको तो मेंस की तैयारी के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा बीच में। तो इसलिए मेंस की तैयारी को आपको बंद नहीं करना है। मेंस की तैयारी कर लोगे तो आसानी से आपकी प्री की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करने के पश्चात आपकी 70% प्री की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। बचा चीज़ें करंट अफेयर्स की और अन्य जो चीज़ें हैं तो वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ आगे आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपकी सारी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी। तो देखिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो आप जो है
टेलीग्राम चैनल जो होता है, उसके अलावा ग्रुप होता है और उत्तर लेखन, सारी चीज़ें आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उत्तर लेखन के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, तो आप एक क्वेश्चन डेली लिखिए, आदत में रखिए, बंद नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आज या कल से ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसका आंसर भी ज़रूर लिखने का कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी राष्ट्रीय आय से संबंधित टॉपिक है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। इसके पहले हमने बेसिक चीज़ें जाने थे राष्ट्रीय आय से संबंधित, तो चलिए इसमें हम जो है बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हमने 3 विधि देखे थे, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप इनका कुछ और चीज़ें यहाँ देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय बराबर राष्ट्रीय आय यहाँ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ हमको क्या देखने मिली थी, उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि। तो उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि जो होती है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, तो प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायग्राम में आपको देखने को मिलता है, वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो मूल्य वृद्धि का मापन करते हुए यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई है। जैसे एक तरफ आपको देखने को मिलेगा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, जिसे हम वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट बोलते हैं, माइनस घटाने का काम करेंगे माध्यमिक जो उपभोग है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। अब यहाँ देखिए अंतिम वस्तु और सेवाओं के अंतर्गत क्या आएगा, एक तो सेल्स आएगा, ठीक है, सेल्स मतलब विक्रय आ जाएगा। और विक्रय के अंतर्गत भी 2 चीज़ें आती है, घरेलू बिक्री आती है यानी डोमेस्टिक सेल्स आता है, एक देश के अंतर्गत जो बिक्री होती है, दूसरा निर्यात होते हैं अन्य देशों के अंतर्गत हो, दोनों को यहाँ जोड़ेंगे और निकल कर क्या आएगा, विक्रय आएगा। अब विक्रय में क्या जोड़ेंगे, स्टॉक का परिवर्तन जोड़ेंगे, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखें, ये सभी यहाँ पे जोड़ करके आ जाएगा, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य निकल कर आ जाएगा। इन सभी में घटाने का काम करेंगे माध्यमिक उपभोग का, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन का। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, घरेलू उपभोग आता है जिसे डोमेस्टिक कंजप्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है आयात यानी इंपोर्ट्स आता है। दोनों चीज़ें जुड़ जाएगी तो माध्यमिक उपभोग निकलेगा, और टोटल घटाने का काम करेंगे अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। तो चलिए यहाँ पे स्टेप्स हम देख लेते हैं कि जो मूल्य यानी कि उत्पादन विधि है या मूल्यवर्धित विधि है, उसमें हम कैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तब हमारी जो है राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पे हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहली स्टेप देखने को मिलती है मूल्य समृद्धि। मूल्य समृद्धि यानी कि जो वैल्यू एडेड जो है मूल्यवर्धित जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें वो कैसे निकल कर आएगी। तो अंतिम उत्पाद का जो मूल्य है उसमें हम माध्यमिक उपभोग का घटा देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा वैल्यू एडेड। दूसरी स्टेप्स क्या होगी, मूल्य समृद्धि जो है, देखिए सकल मूल्य वृद्धि यानी बाजार मूल्यों पर माइनस करेंगे किसको, सकल घरेलू उत्पाद यानी बाजार मूल्यों पर, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू एडेड निकल कर आ जाएगा, यानी कि मूल्य समृद्धि निकल कर आएगी। तीसरा होता है सकल घरेलू उत्पाद। ये देखिए सकल घरेलू उत्पाद, इसमें घटाएंगे हम क्या, बाजार मूल्य पर मूल्य ह्रास को घटाएंगे, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसको घटाएंगे, ठीक है। विदेशों से अर्जित आय को यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर घटाएंगे क्या, निवल अप्रत्यक्ष कर, बाद में निकल कर आ जाएगा क्या, यहाँ देखिए निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे जो इसके आगे निकल कर आए तो राष्ट्रीय आय देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, उत्पादन विधि के अंतर्गत। तो देखिए इसके अंतर्गत हम चीज़ें देखेंगे, तो उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड इसको बोला जाता है। और जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हम देखें तो साइमन कोऑर्डिनेट्स है, इनके द्वारा यहाँ पे विकास किया गया था राष्ट्रीय आय का, जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली उसका। तो इन्होंने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से जाना है, किसको, उत्पादन विधि को। उत्पादन विधि को किस नाम से जाना है इन्होंने, वस्तु सेवा विधि, ठीक है। वस्तु सेवा विधि किसके द्वारा, साइमन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा ये बोला गया है। इस पद्धति के अंतर्गत देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उत्पाद यहाँ पे कहा जाता है, अंतिम उत्पाद योग यानी फाइनल प्रोडक्ट टोटल इसको कहा जाता है। और यहाँ सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको भी ये दर्शाता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है साधन लागत पर। और इसकी गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से अर्जित जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, शुद्ध अर्जित जो आय है उसको जोड़ा जाता है तथा मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। तो ये हमने देखे यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में। इसके अलावा मध्यवर्ती उपभोग, जो माध्यमिक उपभोग है उसकी अगर बात करें, जो हमने देखें तो इसमें क्या होता है, गैर कारक आगत यानी कि नॉन फैक्टर जो इनपुट होता है उसके मूल्य से है। और ये सभी जो आगत होती है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है माध्यमिक उपभोग के अंतर्गत। भूमि आता है, ठीक है, श्रम आता है। इसके अलावा देखें तो पूंजी यहाँ देखने को मिलती है, उद्यमी यानी कि जो उपभोग मतलब उद्योग को संचालित करता है। ये सारे कारक के अतिरिक्त यहाँ पे जो है देखिए भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, इनके अतिरिक्त यहाँ पे आय होती है उनको बोला जाता, आगतें होती हैं उनको बोला जाता है गैर कारक आगतें। तो ये सारी चीज़ हमको माध्यमिक उपभोग के अंतर्गत देखने को मिलती है।
तो उत्पादन विधि के अंतर्गत हम देख सकते हैं हमने कैसे कैसे यहाँ पे जो है उसको जो है राष्ट्रीय आय को निकालने की यहाँ पे गणना की है। दूसरी जो विधि होती है वो हमारे सामने होती है राष्ट्रीय आय विधि। राष्ट्रीय आय विधि यानी कि इनकम मेथड, सॉरी यहाँ आय विधि यानी कि आय मेथड इसको बोला जाता है, यानी कि इनकम मेथड बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत इसको यहाँ हम देखें तो कैसे इसमें जो है काम किया जाता है। तो आय मेथड यहाँ देखिए इनकम मेथड जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ कर्मचारी की क्षतिपूर्ति उसमें जोड़ेंगे, परिचालन अधिशेष और साथ में मिश्रित आय, ये तीनों चीजें अगर जुड़ जाएगी तो यहाँ पे आय विधि निकल कर आ जाएगी। अब कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती है, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति की अगर बात करें, वेतन या मजदूरी, उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष और जो है नगद भुगतान यहाँ देखने को मिलता है, अन्य लाभ यानी कि वेजेस इन काइंड्स यहाँ देखने को मिलता है। साथ में देखें अप्रत्यक्ष आय जैसे रहने के लिए घर, यातायात सुविधा और नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में सहयोग यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए आपको जो है जो एनडीपी है, मतलब नेशनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यहाँ देखें साधन लागत पर जो निबल घरेलू उत्पाद है, तो यहाँ देखिए एनडीपी प्लस एनएफआईए बराबर एनएनपी, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आय निकल कर आती है, यानी साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय आय। अब एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से अर्जित जो शुद्ध कारक आय है वो यहाँ पे एनएफआईए इसके नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, तो इसमें देखिए किराया आ जाता है, रेंट, रॉयल्टी, लाभ, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ आ जाती है। अब लाभ में क्या क्या चीज़ आती है, निगम कर आ जाता है, लाभांश आ जाता है और प्रतिधारिता आ जाती है। तो निगम कर को कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, लाभांश को डिविडेंड बोलते हैं और प्रतिधारित को रिटेंड अर्निंग्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाती है, परिचालन अधिशेष के अंतर्गत। मिश्रित आय में आप देखिए छोटे व्यापारों से होने वाली जो आय है वो देखने को मिलती है। तो इस मेथड के द्वारा हम जो है आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस पद्धति की अगर बात करें तो इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा जो व्यावसायिक उपक्रम है उसको शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त होता है। और एक पर्सन है डॉक्टर बाउले तथा जो एक और पर्सन है रॉबर्टसन, डॉक्टर बाउले और रॉबर्टसन, इनके अनुसार आय गणना की जो विधि है उसके अंतर्गत आयकर देने वाले सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ा जाता है और ऐसा करने के लिए कभी कभी देश में विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों का चुनाव भी कर लिया जाता है तथा उनकी आय के आधार पर ही देश की कुल जो आय है उसका अनुमान भी लगाया जाता है। तो ये हो गई हमारी आय विधि। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे देखिए आप देख सकते हैं 2-3 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए भारत के सामान्य निवासी यहाँ देखने को मिलता है, जिसे हम देख सकते हैं एनआरआई बोला जाता है। और यहाँ देखिए तो भारत के गैर निवासी, तो यहाँ देखिए इसको भी एनआरआई, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो एनआरआई बोला जाता है। यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है वो हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण के फॉर्म में। भारत में स्थित विदेशी जो दूतावास है, ठीक है, उसमें काम करने वाले भारतीय, विदेशी दूतावास का मतलब जैसे अन्य देश की अगर बात करें, अन्य देश मतलब चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है, फ्रांस की बात कर लेते हैं, अन्य जो कंट्री उनकी बात कर, उनके जो भी यहाँ पे दूतावास होंगे, उनके जो भी पर्सन है, मतलब उनके देश से संबंधित जो भी कम्युनिकेशन कराने के लिए जो हेल्प करते हैं, उन दूतावासों में जो विदेशी रहते हैं उनमें काम करने वाले भारतीय यहाँ देख सकते हैं भारत के सामान्य निवासी कहलाते हैं। दूसरी चीज़ भारत के गैर निवासी यानी कि विभिन्न देशों जैसे कि कनाडा है, जापान है, इसमें स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले, यानी कि हमारे देश के कुछ व्यक्ति जो अन्य देशों से कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं तो अन्य देशों में जाकर वो रहते हैं तो वो दूतावास कहलाते हैं अन्य देशों में, ठीक है, हमारे, तो वो उनमें जो निवास करते हैं वो कहलाते हैं भारत के गैर निवासी। फिर देखिए भारत के सामान्य निवासी के अंतर्गत भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यालय में काम करने वाले जो भारतीय स्थानीय लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। फिर यहाँ देखिए भारत के गैर निवासी भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF है, इसके कार्यालय में काम करने वाले जो विदेशी होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पे भारत के गैर निवासी। फिर यहाँ देखिए जो है सामान्य, भारत के सामान्य में भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय, यहाँ पे देखिए भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी, यहाँ पे भारतीय आ रहा है, यहाँ पे विदेशी आ रहा है। फिर यहाँ देखिए भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, यहाँ अगर बात करें भारत के गैर निवासी में तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ। लास्ट देखें तो शेष विश्व में भारत के राजदूत और भारत में शेष विश्व के राजदूत। तो ये देखिए आपको कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं भारत के सामान्य निवासी, जो इसके अंतर्गत आपको उदाहरण देखने को मिले, और भारत के गैर निवासी ये आपको देखने को मिले इसके अंतर्गत। इसके अलावा घरेलू आय हमको देखने को मिलती है और एक राष्ट्रीय आय। घरेलू आय आप देखिए
यहाँ देखिए हम देख सकते हैं यह एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय का कुल योग है, भले ही यह आय निवासियों द्वारा सृजित की गई हो अथवा गैर निवासियों के द्वारा सृजित की गई हो, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो यहाँ देखिए यह एक देश के निवासियों द्वारा सृजित कारक का कुल योग होती है, भले ही यह आय घरेलू सीमा के अंदर सृजित की गई हो अथवा शेष विश्व में सृजित की गई हो। ठीक है, दोनों में ये अंतर यहाँ देखने को मिला। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय सम्मिलित नहीं होगी और यहाँ से विदेशों से आय शुद्ध कारक जो है शामिल होती है। तो दोनों में सिर्फ ये आपको अंतर देखने को मिलता है घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। इसके अलावा दो चीज़ें और देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत देखें तो साधन आय हम देख सकते हैं, जिसे हम फैक्टर इनकम बोला जाता है। जैसे एफसी आपको लिखा आ रहा है ना हर जगह, तो इसको साधन आय बोला जाता है। ठीक है, फैक्टर इनकम बोला जाता है। और यहाँ देखिए TI यानी कि ट्रांसफ़र इनकम इसको बोला जाता है, ट्रांसफ़र हस्तांतरण आय इसको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब साधन आय की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्राप्त की जाने वाली जो आय होती है वो कहलाती है साधन आय। और यहाँ हस्तांतरणीय जो आय होती है वो अगर देखें तो इसका मतलब क्या होता है, बिना किसी उत्पादन सेवाओं को प्रदान किए प्राप्त होने वाली जो आय होती है वो कहलाती है हस्तांतरणीय आय। इसकी प्रकृति कैसी होती है साधन आय की, यह राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में सम्मिलित होती है और यहाँ पे यह ना तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है ना ही घरेलू आय में सम्मिलित होती है। अवधारणा की अगर बात करते हैं अर्जित आय की अवधारणा है और यहाँ पे यह संपत्ति संबंधी संप्राप्ति संबंधी अवधारणा होती है। और यहाँ प्राप्ति की अगर बात करते हैं उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम इसके द्वारा प्राप्त होती है। और हस्तांतरणीय आय जो होती है यह सामान्य परिवार व सरकार द्वारा प्राप्त होती है। उदाहरण की अगर बात करें तो साधन आय में आपको किराया देखने को मिलता है, मजदूरी देखने को मिलती है, ब्याज देखने को मिलता है, लाभ देखने को मिलता है। हस्तांतरणीय आय में छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप जिसे बोलते हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता, ये सारी चीज़ आपको हस्तांतरणीय आय में देखने को मिलती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब लास्ट जो है हमारा व्यय विधि देखने को मिलती है। व्यय विधि यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना में 3 विधि हमने देखे थे, एक तो उत्पादन विधि, एक आय विधि और एक व्यय विधि। तो व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड जो होती है, इसके अलावा हम देखें तो इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए व्यय विधि में क्या क्या चीज़ें यहाँ शामिल होती है वो हम देख लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हम जानेंगे। जैसे यहाँ हमको देखिए व्यक्तिगत अंतिम जो उपभोग है वो व्यय देखने को मिलता है। यहाँ देखिए सरकारी अंतिम उपभोग व्यय देखने को मिलता है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण देखने को मिलता है, निवल निर्यात देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ यहाँ पे इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो स्टेप्स क्या क्या होगी यानी कि इसकी जो चरण होंगे वो क्या क्या होंगे, तो सकल घरेलू उत्पाद जो कि बाजार मूल्य पर है, इसमें जोड़ेंगे व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय, उसमें जोड़ेंगे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, फिर बाद में सकल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़ेंगे और बाद में हम जोड़ेंगे निवल निर्यात। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये सामने हमारे निकल कर आ जाएगा। दूसरा स्टेप्स क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जो बाजार मूल्य उसमें माइनस करेंगे ह्रास यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है, फिर माइनस करेंगे निवल अप्रत्यक्ष कर, फिर जोड़ेंगे विदेशों से अर्जित आय, बराबर निकल कर आएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद जो निकल कर आएगा उससे राष्ट्रीय आय यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हो गई हमारी व्यय विधि। और व्यय विधि के अंतर्गत यहाँ बात करें तो इस विधि को व्यय विधि भी मतलब जो है व्यय विधि को हम देख सकते हैं व्यय विधि कहा जाता है। और इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग ये पर व्यय की जाती है या फिर बचत पर, मतलब जो आय है वो या तो उपभोग पर व्यय की जाती है यानी कि उपभोग मतलब उपयोग कर ली जाती है, या फिर उसकी बचत यानी निवेश कर लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है कुल उपभोग तथा कुल बचतों का योग होती है। कुल उपभोग और कुल बचत अगर जोड़ दी जाए तो राष्ट्रीय यहाँ पे निकल कर आ जाती है व्यय विधि के तौर पर। इस विधि से जो होता है आय की गणना करने के लिए उपभोक्ताओं की आय तथा उनकी बचत से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो उपलब्ध होना आवश्यक होता है। और इस प्रकार के सभी आंकड़े मतलब जो सही आंकड़े होते हैं वो सभी प्रकार के सही आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इस विधि का प्रयोग सामान्यतः कम किया जाता है क्योंकि सभी आंकड़े यहाँ पे आसानी से उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं है। भारत में जो उत्पादन विधि है जिसे प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं शुरू में हमने देखे, और जो एक आय विधि हमने देखे इनकम मेथड, इससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ज़्यादातर अगर बात करें मतलब जो अन्य चीज़ है यानी कि जो व्यय विधि है व्यय विधि का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। दूसरी अगर बात करें यहाँ CSO की बात करें, CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऑफिस इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऑफिस है ये। और यहाँ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको बोला जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी जो आंकड़े हैं प्रचलित मूल्य यानी कि करेंटली जो प्रिवेलिंग प्राइस है तथा स्थिर आधार जो वर्ष मूल्य है इस पर जारी किए जाते हैं। और स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम GDP बोलते हैं और राष्ट्रीय आय संबंधी जो आंकड़े होते हैं उसके आकलन के आधार पर वर्ष 2004 और 5
2004 से 5 को बदलकर यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आधार वर्ष यहाँ पे 2011 और 12 कर दिया गया। ये याद रखना आपको, मतलब आधार वर्ष यहाँ पे इसका ये कर दिया गया। तो ये चीज़ हमने देखे यहाँ पे कितनी मतलब राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित 3 चीज़ें हमने देखें, जिसके अंतर्गत आपको मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने देखें। उसके बाद हम राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो है कितनी चीज़ें देखे हैं, 3 चीज़ें। राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित 3 चीज़ें हमको देखने को मिली। कौन कौन सी आप देख सकते हैं, हमने देखे हैं उत्पादन विधि जिसे हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड इसको बोला जाता है। आय विधि देखें जिसे इनकम मेथड बोला जाता है। व्यय विधि देखें जिसे एक्सपेंडिचर मेथड बोला जाता है। तो यहाँ देखिए तीनों के बारे में हमने देखे हैं। तीनों के बारे में जैसे उत्पादन विधि की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य है उसमें घटाया जाता है माध्यमिक उपभोग। अब माध्यमिक उपभोग क्या होता है, वो होता है यहाँ पे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, इन सभी के अलावा जो कारक होंगे वो माध्यमिक उपभोग कहलाते हैं और वो घटाए जाते हैं अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है वो आप देख सकते हैं, यानी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं में क्या क्या शामिल किया जाता है, माध्यमिक उपभोग में क्या क्या शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए आय विधि हमने देखे, तो आय विधि में आप देख सकते हैं देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जोड़ी जाती है, यानी कि कर्मचारी की क्षतिपूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, साथ में हमने परिचालन अधिशेष देखे और मिश्रित आय। तो तीनों में हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जोड़े वो हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से। और NFIA जो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो अब्रॉड, ये आप देख सकते हैं विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय। उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखें जैसे कि भारत के सामान्य निवासी तथा भारत के गैर निवासी, कुछ उदाहरण के साथ हमने देखें। देखिए आप देख सकते हैं एक तरफ भारत के सामान्य निवासी दिए गए और एक तरफ भारत के गैर निवासी दिए गए। दूसरा हमने देखे घरेलू आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर जाना। साथ में हमने देखिए कुछ और चीज़ें देखें, यानी साधन आय जिसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, बार बार इसके बारे में जिक्र हुआ था अभी पीछे, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। हस्तांतरणीय आय क्या होती है जिसे ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं, तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे विस्तार से जाना। फिर हमने देखे व्यय विधि। अब व्यय विधि में क्या क्या चीज़ आती है, व्यय विधि में उपभोग जो हमारे द्वारा मतलब प्राप्त है, जो भी हमारी आय है या जो भी मूल्य है उसको हम क्या करते हैं, या तो हम उपभोग कर लेते हैं या तो हम उसको निवेश कर लेते हैं। तो इन दोनों के द्वारा जोड़कर जो चीज़ें निकल कर आती है वो कहलाती है राष्ट्रीय आय और ये चीज़ उपयोग की जाती है व्यय विधि। पर व्यय विधि का उपयोग ज़्यादातर नहीं होता, क्यों? क्योंकि सही आंकड़े उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए उत्पादन विधि और आय विधि इन दोनों का प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आज की स्थिति में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब हम जो है नेक्स्ट इसके बाद जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कुछ संकल्पनाएं जैसे कि GDP क्या होता है, NDP क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी मटेरियल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी पढ़ाई से रिलेटेड। और उत्तर लेखन और डिस्कशन जो ग्रुप है, मतलब जो उत्तर लेखन और डिस्कशन ग्रुप, इसमें आप जुड़कर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्प प्राप्त कर सकते हैं MPPSC और अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप लेक्चर अगर पसंद आता तो दूसरों तक भी पहुंचाने का यहाँ पे कष्ट करें या फिर आप सहयोग करें इसमें, तो जो दूसरे भी है इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में जो अगले टॉपिक है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगली जो चीज़ें हमारी राष्ट्रीय आय से संबंधित, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट है जिसके कारण हमें राष्ट्रीय आय को जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। देखिए पहली चीज़ अगर बात करूँ मैं, तो पहली चीज़ आपके सामने निकल कर के आती है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को बोला जाता है GDP। GDP मतलब क्या होता है? GDP मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब ये होता क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जो होता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है, हम बात करें 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को हम बोल देंगे एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। अब एक जो सभी मतलब जो वस्तु एवं सेवाएं होती है वो किस किस क्षेत्र से संबंधित होगी? देखिए यहाँ आप देख सकते हैं जो ग्रॉस का मतलब होता है सभी चीज़, जिसमें तीनों सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। इन सभी के अंतर्गत जो भी वस्तु एवं सेवाएं वो यहाँ पे सम्मिलित की जाती है। डोमेस्टिक मतलब होता है एक कंट्री, यानी कि हम बात करें एक कंट्री यानी कि इंडिया की, हमारे भारत की। उसके बाद प्रोडक्शन यानी कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन सिंगल ईयर, यानी कि एक
मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे शामिल कर ली जाती है और इन सभी का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो कहलाता है यहाँ पे क्या, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होता है, देश की सीमा के बाहर जो की जाने वाली जो आर्थिक गतिविधियां होती है उसको शामिल नहीं किया जाता है। जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत है, भारत के बाहर अगर कोई भारतीय भी यहाँ कुछ आर्थिक गतिविधि करता है तो उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये भी आपको पता है। और इसका आकलन जो होता है राष्ट्रीय तथा निजी जो उपभोग है, सकल निवेश है, इसके अलावा सरकारी एवं जो व्यापार है, निर्यात आयात की बात करें तो इसके योगफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इस विधि में जो होता है देश के बाहर उत्पादित आयात के जो व्यय है तथा उन देशों में निर्मित जो वस्तु है एवं सेवा है उसका मूल्य जुड़ा होता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जीडीपी के अंतर्गत। तो जीडीपी में हम बात करें यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ देखें तो जीडीपी के अंतर्गत शामिल जो है भारत का एक प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र है वो हम देखें तो कौन कौन सा क्षेत्र भारत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे हमने बात करी थी एक कंट्री, तो एक कंट्री के अंतर्गत क्या क्या चीज़ यहाँ पर शामिल की जाएगी। तो एक भारत का राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र का मतलब होता है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद भारत के आसपास हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जगह और होती है, नॉटिकल मील जिसे बोलते हैं 200 नॉटिकल मील तक। तो ये देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है जिसे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बोला जाता है। ये तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है, यानी कि हम बात करें 370 लगभग किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पे होता है, जिस पर भारत का अधिकार होता है। समुद्री सीमा हम बोले, समुद्री सीमा जो होती है वो 200 नॉटिकल मील तक होती है। विदेशों में स्थित राजनयिक कार्यालय जो होते हैं, दूतावास वगैरह, जैसे हम बात करें एम्बेसी वगैरह होती है, हाई कमीशंस वगैरह होते हैं, कंसुलेट जो ऑफिस होते हैं जिसे वाणिज्यिक दूतावास बोलते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, भारत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्र। फिर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, जहाँ पे हम बात करें जैसे पोलर रिसर्च सेंटर जहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र होता है, अनुसंधान केंद्र होता है, वो उसकी अगर बात करें तो ये भी किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र। अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस, जैसे इसरो के कुछ मतलब जो अनुसंधान केंद्र है तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। गहन समुद्री क्षेत्र, डीप ओशियन जो क्षेत्र है वो भी कहाँ पर शामिल किए जाते हैं, भारत के भौगोलिक क्षेत्र। तो इन सभी को मिलाकर हम बात करें तो यहाँ से कंप्लीट रूप से इंडिया आता है। और इंडिया के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पे हमको एक दो चीज़ें और देखने को मिलती हैं, जैसे जीडीपी जो होता है, जीडीपी में होने वाला वार्षिक जो प्रतिशत परिवर्तन है उससे मतलब परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट होती है। यह परिमाणात्मक दृष्टि यानी कि क्वांटिटेटिव जो अप्रोच होती है, इसके आकार से देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है, परंतु इससे क्या होता है, देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चल पाता। साथ ही अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे हम बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ की अगर बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोला जाता है। इसके अलावा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की ओर से जो सदस्य देश है उसका तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है। तो ये तो बात हुई जीडीपी की। जीडीपी हमने देखे एक देश के अंदर, यानी बाहर की जो गतिविधियां इसमें शामिल नहीं की जाती, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, ठीक है। तो देश के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है आर्थिक गतिविधियाँ, उनका जो वस्तु अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। अब बात करते हैं हम शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जैसे सकल घरेलू उत्पाद जो था उसी के हिसाब से शुद्ध घरेलू उत्पाद यहाँ देखने को मिलता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद को यहाँ बोला जाता है एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जी के बदले में एन आ गया है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इंडिया के अंतर्गत, यानी इंडिया के अंतर्गत तो ठीक था, हाँ, मतलब सारी चीज़ें हम जो है इंडिया के अंतर्गत ही यानी कंट्री के अंतर्गत ही क्षेत्र यहाँ शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम इसमें भी एक वित्तीय वर्ष यहाँ पे देखेंगे, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है जिसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पाद जिसे एक वर्ष के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान होने वाले जो मूल्य ह्रास है, यानी कि डेप्रिसिएशन हम बोल सकते हैं। तो जीडीपी में से मूल्य ह्रास को अगर घटा दिया जाता, मूल्य ह्रास का मतलब होता है मशीनों का जो डिप्रिसिएशन होता है और अन्य जो घिसावटें होती है उनको अगर यहाँ से घटा दिया जाता है तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, उससे हमको एनडीपी यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल बात करें तो जीडीपी में से, यहाँ मैं आगे एक जो आपको चित्र भी दिखाऊंगा, तो एक वर्ष के दौरान जो भी जीडीपी है उसमें से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है एक वर्ष के अंतर्गत का, तो वो हमको क्या निकल कर आता है, एनडीपी आता है, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल कर आ जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उनके मूल्य में क्या होती, कमी आती है। जैसे मशीनों में मैंने बताया डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास होता है,
तो इसका अर्थ क्या होता है, उस साधन के घिसने यानी डेप्रिसिएशन या टूटने फूटने से होता है। और ये मूल्यह्रास की दर जो है सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है कि कितनी घटाना है। भारत में इसका निर्धारण क्या किया जाता है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है और यह एक सूची जारी करता है जिसके अनुसार विभिन्न जो उत्पाद होते हैं उसमें होने वाले मूल्यह्रास या घिसावट की दर तय यहाँ पे की जाती है। चलिए यहाँ पे हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो चालू कीमतों पर जीडीपी देखने को मिलती है, जीडीपी एट करेंट प्राइस, और स्थिर कीमतों पर जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड और करेंट मतलब होता है चालू, ठीक है। तो चलिए दोनों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। दोनों में हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमको देखने को क्या मिलता है, यह जो होता है एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य जिसका अनुमान चालू वर्तमान कीमतों पर लगाया जाता है। परंतु यहाँ आधार वर्ष की कीमतों, आधार वर्ष का मतलब जैसे कि आधार वर्ष मैंने बताया 2011-12 यहाँ पे लिया गया है, पहले 2004-5 था। तो आधार वर्ष के अनुसार अगर तय की जाती जीडीपी तो वो कहलाती स्थिर कीमतों पर, और चालू वर्ष के आधार पर की जाती है यानी कि करंट जो वर्ष चल रहा है उस पर उसके बाजार मूल्य पर की जाती है तो उसे बोला जाता है चालू कीमतों पर जीडीपी, ठीक है। तो ये हमने देखे दोनों में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जीडीपी में वृद्धि जो होती है कीमतों में वृद्धि के कारण भी हो सकती है, भले ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि ना हुई हो। परंतु स्थिर कीमतों की अगर बात करें तो इसमें वृद्धि केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि हुई है। फिर यहाँ देखिए इसे मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है और इसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। यहाँ पे जो होता है यह लोगों के कल्याण का एक अच्छा सूचक नहीं है, परंतु ये लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक माना जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, ये चीज़ें हमने देखे। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ें देखने को मिलती है जैसे शुद्ध घरेलू उत्पाद, जैसे कि यहाँ देखिए जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है तो वो कहलाता है नेट बन जाता है, परंतु नेट में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ग्रॉस बन जाता है। तो ये जो होता है जीडीपी, जीडीपी में से ह्रास यानी डेप्रिसिएशन घटा दिए तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया, और अगर उसमें फिर से डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए इस चित्र को, तो आपको आसानी से क्लियरिटी यहाँ पे बनी रहेगी। अब इसके अलावा देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो हमको देखने को मिलता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पे। इसके पहले हम एनडीपी, एनडीपी मतलब जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके कुछ उपयोग होते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है कहाँ किया जाता है, मूल्यह्रास के कारण होने वाली जो क्षति है उसको समझने के लिए किया जाता है। ये हमने देखें क्योंकि यहाँ से मूल्यह्रास को घटा दिया जा रहा है, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को की जो उपलब्धि है उसको दर्शाने के लिए भी एनडीपी का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बोला जाता है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शॉर्ट में बोला जाए तो जीएनपी इसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी, उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में जो होता है विदेशों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़कर की जाती है। मतलब जीडीपी तो हमने देखे क्या होता है, जीडीपी एक देश के अंदर होती है, परंतु इससे भी अगर विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय इसमें जोड़ दिया जाता है। विदेशों में मतलब हमारे देश के जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, हमारे देश का जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नागरिक है वो बाहर रह रहा है, तो उनसे जो भी आय प्राप्त हो रही शुद्ध आय, तो उनको अगर जीडीपी में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आ जाती है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से होने वाली आय जो होती है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि अगर बात करें तो निजी प्रेषण हो सकता है जिसे प्राइवेट रेमिटेंस बोला जाता है। रेमिटेंस आप समझते होंगे, जैसे बाहर के अपने देश के कोई व्यक्ति बाहर गए हैं और वो अगर पैसा भेजते हैं अपने घर वालों को तो वो कहलाता है प्रेषण यानी कि रेमिटेंस बोला जाता है। तो यहाँ रेमिटेंस हो सकता है निजी रेमिटेंस, जिस प्रकार भारत के नागरिक विश्व के अन्य देशों में काम करते हैं उसी प्रकार अन्य देशों के नागरिक भी भारत में काम करते हैं। तो इन लोगों के निजी लेन देन से प्राप्त जो आय का निजी प्रेषण है उससे होने वाली जो आय है वो कहलाती निजी प्रेषण। दूसरी होती है विदेशी ऋण पर ब्याज जो होता है इंटरेस्ट ऑन द एक्सटर्नल लोन्स। तो किसी देश द्वारा अन्य देशों को अगर ऋण दिया जाता है या ऋण प्राप्त किए जाते हैं तो ब्याज मतलब ऋण प्राप्त किए गए जो ब्याज है तथा अन्य देशों से लिए गए जो ऋण है उस पर चुकाए गए ब्याज का निवल जो मूल्य होता है वो जीएनपी में और विदेशी ऋण पर ब्याज के रूप में शामिल किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद एक और होता है यहाँ पे देखिए विदेशी अनुदान। तो विदेशी अनुदान भी यहाँ हमको देखने को मिलता है। तो विदेशी अनुदान क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रांट्स अगर बोलें तो इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत भारत द्वारा विदेशों से प्राप्त किए गए अनुदान एवं भारत द्वारा दूसरे देशों से दिए गए जो कुछ अनुदान है वो उसका शेष शामिल किया जाता है। तो ये बात की हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी में अगर विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय अगर जोड़ लिया जाता है तो वो कहलाती है जीएनपी।
और जीएनपी का जो उपयोग है वो हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है देशों की रैंकिंग तय करता है। दूसरी चीज़, भारतीय मुद्रा की विनिमय दर के आधार पर भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अक्टूबर 2019 के अनुसार हमको देखने को मिली थी। हालांकि ये अभी वर्तमान में कोरोना के कारण काफ़ी यहाँ पे उथल पुथल हुई है, तो उसके अनुसार आप डाटा ध्यान में रखिए। ये थोड़ा सा फैक्ट था पहले का। इसके अलावा अगर देखें तो राष्ट्रीय आय के आकलन की दृष्टि से जो जीएनपी होता है जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना यानी बड़े स्तर का पैमाना है, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ देश के अंदर शामिल किया जाता है, देश के अंदर की गतिविधियाँ, परंतु जीएनपी में आपको देखने को मिलेगा अन्य देश यानी विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसको भी शामिल किया जा रहा है। और यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक स्थिति को भी स्पष्ट करता है। साथ ही अगर देखें तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो हमको अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में भी सहायता करता है। इसके बाद अगर देखिए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देखिए जैसे कि मैंने बताया था ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है तो वो नेट प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अगर देखें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी को देखने को मिलेगा हमको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में एनएनपी बोलते हैं और हिंदी में बात करें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोला जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से अगर ह्रास को घटा दिया जाता है यानी डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो इसके पश्चात जो आय बचती है वो कहलाती है क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी बोला जाता है। और इसके जो उपयोग है वो अगर बात करें हम यहाँ पे तो देखिए राष्ट्रीय आय जो होती है मतलब जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसके उपयोग हम देखें तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय एक प्रकार से मानी जाती है, राष्ट्रीय आय मानी जाती है। और यह जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय के घटक ही है, लेकिन इन जो सबको है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, मतलब एनएनपी को लिखा जा सकता है। यह किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है एनएनपी जो होती है। इसके अलावा जब हम जो है एनएनपी को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय का भी पता चलता है, और यह प्रति व्यक्ति जो है वार्षिक आय भी मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। चलिए अब आगे देखने को मिलता है हमको क्या, ये तो हमने देख लिए। अब राष्ट्रीय आय देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय होती क्या है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापारों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा। और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है। यहाँ पे इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे। रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर। प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च, ठीक है। 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस। पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास, हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है। जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच, ठीक है। 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये।
आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में। पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज, ठीक है। स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज़ करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। तो राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो नेशनल इनकम इसको बोला जाता है। नेशनल इनकम होती क्या है? तो जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़े हैं, जीडीपी, एनडीपी, इसके अलावा हमने पढ़े जीएनपी, एनएनपी, ये चारों चीज़ें हमने पढ़े। तो उन सभी चीज़ों के आधार पर अगर देखें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य लिए गए हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी के प्रभाव सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, ये सारी चीज़ यहाँ सम्मिलित की गई है। वास्तव में एनएनपी की गणना 2 प्रकार से की जा सकती है। प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमतों पर, तथा दूसरा जो होता है कुल उत्पादन की साधन लागत के रूप में। तो हम देख सकते हैं जो एनएनपी होती है, एनएनपी का जो मूल्यांकन होता है अथवा माप का साधन लागत पर किया जाता है, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो इसे राष्ट्रीय आय यहाँ पे बोला जा सकता है। और इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आकलित जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है यानी कि एनएनपी है, उसमें से अप्रत्यक्ष करों को यहाँ पे घटा दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय जो होती है एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को यहाँ पे जोड़ लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर लिया जाता है, सब्सिडी को जोड़ लिया जाता है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे जोड़कर इससे माइनस कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है राष्ट्रीय आय, यानी कि शुद्ध साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक दो चीज़ और देख लेते हैं हम। निजी आय हमको देखने को मिलती है, निजी आय यानी कि प्राइवेट इनकम। तो ये होती क्या है? तो देखिए यहाँ हमको देखने को मिलता है एक लेखांकन वर्ष, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करें तो एक लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश की निजी क्षेत्र या फिर हम बोलते हैं गैर सरकारी संस्थान, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, इनके द्वारा सभी स्रोतों से अर्जित आय को निजी आय के रूप में जाना जाता है। और इससे इस बात का पता चलता है कि राष्ट्रीय आय का कौन सा हिस्सा निजी क्षेत्र को प्राप्त है और कौन सा हिस्सा सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र को प्राप्त है। सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र से कुछ आय जो होती है निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय के रूप में प्राप्त होती है। इसके साथ ही अगर देखें तो इसी तरह से निजी क्षेत्र शेष विश्व से कुछ आय जो होती है, कुछ आय यहाँ पे मतलब एक प्रकार से कुछ आय हस्तांतरित आय के रूप में प्राप्त करता है, और सार्वजनिक ऋण का ब्याज भी निजी क्षेत्र की आय होती है। इसी के अलावा अगर देखें तो निजी आय जो होती है, निजी आय ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में से सरकार जो होता है, सरकार को प्राप्त आय को घटा दिया जाता है। यानी साधन लागत पर जो राष्ट्रीय आय है उसमें से सरकार को प्राप्त आय को घटा देंगे तो यहाँ पे हमको क्या हो जाता है, निजी आय प्राप्त हो जाती है। और हस्तांतरित आय एवं सार्वजनिक ऋण पर ब्याज जो होती है इसमें जोड़ ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है निजी आय के अंतर्गत। और निजी आय के अंतर्गत एक चीज़ और अब देखिए यहाँ पे जो साधन लागत है, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय सरकार से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय, यहाँ पे देखिए ये ली जाती है और इसके साथ ये जोड़ा जाता है शेष विश्व से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय, साथ में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज माइनस किया जाता है सार्वजनिक आय, और फिर यहाँ पे देखिए सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी योगदान। तो ये सभी यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद निजी आय हमको प्राप्त होती है। एक और यहाँ होती है व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय देखने को मिलती है। उसके अलावा हम देखेंगे एक प्रति व्यक्ति आय। तो व्यक्तिगत आय होती क्या है? तो देखिए यह जो होती है निजी क्षेत्र को प्राप्त संपूर्ण जो आय होती है वो होती है, किंतु निजी क्षेत्र को प्राप्त संपूर्ण आय आवश्यक रूप से लोगों तक पहुंचती नहीं है। अतः व्यक्तिगत आय और निजी आय में अंतर होता है। तो यहाँ जो होता है व्यक्तिगत आय और निजी आय में यहाँ पे काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। निजी आय का वह भाग जो लोगों तक नहीं पहुँचता है यदि निजी आय में से घटा दिया जाए तो व्यक्तिगत आय यहाँ पे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है व्यक्तिगत आय के अंतर्गत। इसके साथ ही अगर देखें तो इस तरह घटाए जाने वाले जो अवयव है उसमें निगम कर तथा निगमों के अवितरित लाभ भी शामिल किए जाते हैं। अव्यक्तिगत आय लोगों की क्रय क्षमता को दर्शाती है, ठीक है। ये अव्यक्तिगत आय जो है ये व्यक्तिगत आय जो होती है लोगों की क्रय क्षमता को दर्शाती है।
इसलिए यह उपभोग की सूचक भी होती है। तो ये हमको देखने को मिलता है व्यक्तिगत आय के अंतर्गत। एक और यहाँ पे होती है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? पर कैपिटा इनकम इसको बोला जाता है। तो पर कैपिटा इनकम जो होती है साधारण लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी अर्थात जो राष्ट्रीय आय है उसको देश की कुल जनसंख्या में से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो ये हमको देखने को मिलता है। साथ ही अगर देखें यहाँ पे तो जो वर्ष 2017 है 18 उसमें अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 1,14,958 रुपये थी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय यहाँ पे थी, जो कि 2018-19 में बढ़कर 1,26,000 हो गई। फिर उसके बाद आर्थिक समीक्षा आई 2019-20 की, तो यहाँ पे हमको प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 देखने को मिली। तो इस प्रकार से ये वृद्धि भी देखने को मिलती है। ठीक है। और व्यक्तिगत जो व्यय योग्य आय होती है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत देखें तो हमको कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय और निजी आय क्या होती है, एक नज़र आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। जैसे इसमें अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों ही आय शामिल की जाती है और निजी में केवल अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र की आय शामिल की जाती है। राष्ट्रीय आय में इसमें केवल कारक आय शामिल की जाती है, हस्तांतरित आय इसमें शामिल नहीं की जाती है। और इसमें जो होता है राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल नहीं किया जाता। परंतु यहाँ इसमें जो होता है निजी आय में इसमें कारक आय तथा हस्तांतरित आय दोनों शामिल की जाती है। इसमें राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल किया जाता है। फिर यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यह एक आय के सृजन से संबंधित अवधारणा है। इसमें केवल कारक आय शामिल की जाती है, हस्तांतरित आय शामिल नहीं की जाती, ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल नहीं किया जाता। देखिए इसमें निगम और बचत शामिल होते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय शामिल होती है। पर यहाँ व्यक्तिगत आय में देखिए यह एक आय प्राप्ति है संबंधित, मतलब आय प्राप्ति से संबंधित अवधारणा है। इसमें कारक आय हस्तांतरित आय दोनों शामिल की जाती, परंतु यहाँ पर शामिल नहीं की जाती। राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल होता है, निगम बचत निगम कर शामिल नहीं होते, अर्थव्यवस्था के केवल परिवार क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एक और होती है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। तो देखिए इसमें इससे अभिप्राय क्या है, किसी देश की व्यक्तिगत व्यक्तियों तथा व्यक्तियों से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित आय होती है। ये जो होती है समस्त देश की प्रयोज्य आय होती है। यह केवल पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित होती है और ये सभी क्षेत्रों से संबंधित होती है। इसकी गणना जो होती है व्यक्तियों परिवारों के अनिवार्य भुगतानों रहित उनकी व्यक्तिगत आय द्वारा शामिल की जाती है और इसकी गणना कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशियों से प्राप्त शुद्ध कारक आय तथा शेष विश्व से शुद्ध जो चालू हस्तांतरण है उसको जोड़कर यहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ व्यक्तिगत आय और निजी आय में अंतर देखने को मिलता है। व्यक्तिगत आय और निजी आय क्या होती है, तो ये जो होती है परिवारों को वास्तव में सभी स्रोतों से प्राप्त होती है, परंतु ये जो होती है सभी स्रोतों से निजी क्षेत्र को प्राप्त आय है। और एक संकुचित अवधारणा बोला जाता है व्यक्तिगत आय, क्योंकि ये निजी आय का एक भाग है और ये विस्तृत अवधारणा है। ठीक है, व्यक्तिगत आय को सम्मिलित करती है। यहाँ देखिए व्यक्तिगत आय जो होती है निजी आय माइनस निगम कर माइनस प्रतिधारित आय, और यहाँ निजी आय जो होती है व्यक्तिगत आय प्लस निगम कर प्लस प्रतिधारित। तो यहाँ विस्तृत अवधारणा इसको इसलिए बोला जाता है। चलिए कुछ चीज़ें और देख लीजिए यहाँ पे। जैसे वर्तमान जो कीमत है उस पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद वाले जो शीर्ष राज्य है 2018-19 के अनुसार गोवा पहले नंबर पर है, दिल्ली, उसके बाद सिक्किम है, चंडीगढ़ है, हरियाणा। या आप निवल उत्पाद ध्यान में रख सकते हैं थोड़ा सा। 2018-19 के अनुसार टोटल आप देख सकते हैं। और वर्तमान कीमतों पर जो होता है 5 निम्न वाले 5 राज्य। तो निम्न में देखिए सबसे पहले मतलब सबसे बॉटम पर बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मणिपुर, असम, झारखंड आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखिए वित्त वर्ष 2018 में शीर्ष GSDP वृद्धि दर वाले जो राज्य है वो देखिए 17 गैर विशेष राज्य वर्ग में अगर देखें तो देखिए बिहार जो है सबसे टॉप पर है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। तो ये आपको ज़्यादा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान में बस रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ एक दो बार आप देख लेंगे इनको तो आपको फैक्चुअल डेटा याद रहेगा, क्योंकि डेटा बदलते रहता है तो आपको करंट को लेकर चलना है। करंट में जो डेटा है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पे चलना है। फिर वर्तमान कीमतों पर 5 प्रति व्यक्ति आय वाले जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए बहुत पीछे का डाटा है 15-16 का। तो दिल्ली टॉप पर है, फिर गोवा है, चंडीगढ़ है, सिक्किम है, पुडुचेरी है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ आपने देखे, यहाँ बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे राष्ट्रीय आय से संबंधित। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ें देखने को मिलेगी, नेक्स्ट चीज़ें क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे, राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कुछ चीज़ें और जो बेसिक चीज़ें हैं आगे की हम उनके बारे में जानेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उत्तर लेखन और डिस्कशन, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक जो है मतलब MPPSC प्री के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज या फिर सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो
उनको हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ जुड़कर अपनी जो पढ़ाई है उसको कर सकते हैं और प्री को भी निकालें और मेंस के लिए काफ़ी फोकस करें आप, क्योंकि प्री निकलने के बाद मेंस की तैयारी नहीं हो पाती। तो इसलिए अभी से आपको सारी तैयारी यहाँ से करते हुए चलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय की गणना। और राष्ट्रीय आय की गणना होती क्या है, इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करें हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट हमने देखे, विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं और बेसिक हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पर जाने हैं। तो इसके बाद हमारा जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित ये लास्ट क्लास है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो होती है लागत या फिर यह मूल्य पर की जाती है। लागत के आधार पर किसी वर्ष की अगर बात करें तो वर्ष की जो जीडीपी होती है, जीडीपी जो होती है कम होती है, जबकि मूल्य के आधार पर अगर देखें तो उसमें अधिक होती है। सामान्य व्यक्ति लागत और मूल्य को पर्यायवाची शब्दों के रूप में अगर देखें तो ये प्रयोग करता है, परंतु अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य में इनके भिन्न भिन्न अर्थ हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर देखें तो लागत जो होती है किसी उत्पाद का उत्पादन व्यय होती है। लागत जो होती है किसी उत्पाद का उत्पादन व्यय होती है, जो कारक के या जो कारक होते हैं उसके मूल्यों को जोड़कर निकाली जाती है। वहीं अगर बात करें किसी उत्पाद की, तो उत्पाद का जो मूल्य होता है उसकी लागत में अप्रत्यक्ष करों और उत्पादनकर्ता के जो लाभ होते हैं उसको जोड़कर निकाला जाता है। और जो बाजार होता है, बाजार में उपभोक्ता को कोई वस्तु कितने में खरीदनी पड़ रही है वह उसका मूल्य है। अर्थात किसी एक ही उत्पाद की हम जो लागत होती है वो हमेशा उसके मूल्य से कम होगी। सबसे पहले लागत को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। और किसी जो उत्पाद होता है उसकी लागत को हम दो प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है। देखिए दो प्रकार कौन कौन से, एक तो साधन लागत होती है और एक होती है बाजार लागत। तो दोनों होती क्या है, साधन लागत को हम बोल देंगे फैक्टर कॉस्ट और जिसे शॉर्ट में आप एफसी के नाम से जाना जाता है। और बाजार लागत को हम बोलेंगे मार्केट कॉस्ट यानी कि इसको एमसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट और जो होता है मार्केट कॉस्ट इसको बोला जाता है। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो पहली चीज़ हमको देखने को मिलती है साधन लागत। साधन लागत होती क्या है, जैसे फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। तो साधन लागत की अगर बात करें तो किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के जो कारक है उसके लिए उसको जितना भुगतान करना पड़ता है, यानी कि उत्पादन के जो भी कारक होते हैं उसके लिए उसको जितना भुगतान करना पड़ता है, इसे ही हम कारक लागत कहते हैं। और ये जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कच्चा माल की बात करें, मजदूरी की बात करें, बिजली की बात करें, किराया की, ऋण पर ब्याज की बात करें, साथ में उत्पादनकर्ता का जो लाभ होता है, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। और यही कारण है कि इसे फैक्ट्री मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ हमने देखे हैं किसके संबंध में, साधन लागत या कारक लागत। साधन लागत भी इसको बोला जाता है या फिर कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट इसको बोला जाता है। दूसरी बात होती है यहाँ पे कौन सी, बाजार मूल्य की। तो बाजार मूल्य होता है क्या है, जिसे मार्केट कॉस्ट बोला जाता है। तो जब किसी उत्पाद के साधन लागत में, उत्पाद के जो साधन लागत है उसमें अगर शुद्ध रूप से अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाता है तो बाजार लागत यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो साधन लागत है, साधन लागत में हम क्या जोड़ेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये इस प्रकार से हमको बाजार लागत यहाँ पे प्राप्त होती है और इसी मूल्य पर वह उत्पाद फैक्ट्री छोड़ता है। यही कारण है कि इसे जो है पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है, यानी कि एक्स फैक्ट्री प्राइस को कहा जाता है। किसी देश की जीडीपी इस प्रकार जो होती है लागत के आधार पर एक ही वर्ष के लिए दो प्रकार की यहाँ पे होगी, यानी कि साधन लागत पर होगी और बाजार लागत पर होगी। तो ये हम देख सकते हैं साधन लागत पर जीडीपी जो होती है बाजार लागत की तुलना में कम होती है, यानी साधन लागत हमेशा जो है बाजार लागत से कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाजार लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को भी यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखें तो हमको जो है भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो साधन लागत पर देखने को मिलती है, यानी कि हमेशा जो भारत है भारत के अंतर्गत साधन लागत पर ही राष्ट्रीय आय की गणना देखने को मिलती है। और यही कारण है कि बाद में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि इसमें किस मूल्य यानी कि कौन सा जो प्राइस है उसको लिया गया है। और हम देखें तो इसके लिए हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि दो प्रकार के मूल्य हमको देखने को मिलते हैं। किसके अंतर्गत, किस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना में कौन से मूल्य को लिया गया है, तो उसके लिए हमको दो प्रकार के मूल्य देखने को मिलता है। कौन कौन से, एक तो स्थिर मूल्य होता है जिसके बारे में हमने पहले पढ़े हैं, और एक चालू मूल्य होता है। तो स्थिर मूल्य क्या होता है, स्थिर मूल्य का मतलब होता है जिसकी गणना यहाँ पे आधार वर्ष के आधार पर की जाती है, और चालू मतलब करंट वर्ष के आधार पर की जाती है। तो स्थिर मूल्य को हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट प्राइस और चालू मूल्य को हम बोलेंगे करंट प्राइस। तो पहले बात करते हैं स्थिर मूल्य की। तो स्थिर मूल्य होता क्या है, स्थिर मूल्य यह जो होता है किसी उत्पाद का पिछले वर्ष के स्तर पर बिक्री है, मतलब बिक्री का जो मूल्य है वो कहलाता है स्थिर मूल्य। और जब वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पीछे के किसी आधार वर्ष से, आधार वर्ष का मतलब जैसे 2011-12 हमारा आधार वर्ष चल रहा है, तो इसके आधार पर यहाँ नापा जा रहा है, यानी कि वो क्या कहलाएगा, ये स्थिर मूल्य कहलाएगा। ठीक है, और
इसके अंतर्गत हम देखें तो स्थिर मूल्य जो होता है महंगाई को स्थिर मानकर निकाला जाता है और किसी वस्तु के मूल्य के लिए चुने गए जो आधार वर्ष यानी बेस ईयर से अब तक का जो मूल्य है वृद्धि हुई है उसे किसी उत्पाद का स्थिर मूल्यों पर मूल्य भी कहा जाता है। जैसे 2011-12 की हम बात कर लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं चालू मूल्य की। तो चालू मूल्य क्या होता है, जिसे करंट प्राइस बोला जाता है। तो किसी उत्पाद यानी कि कोई प्रोडक्ट है जो कि जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब एमआरपी इसको बोला जाता है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसको बोला जाता है। तो आप देखते होंगे किसी भी प्रोडक्ट में एमआरपी छपा होता है, उससे अधिक में कोई बेच नहीं सकता, ये भी यहाँ पे नियम होता है। परंतु अभी वर्तमान में अगर देखें तो कोरोना के समय ये काफ़ी इसका जो है अनदेखा किया गया। और जो एमआरपी होता है वह उसका मूल्य होता है, अर्थात किसी उत्पाद का मूल्य चालू मूल्य जो होता है उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक की जो मुद्रास्फीति उसको जोड़कर निकाला जाता है, यानी कि जो महंगाई उसको जोड़कर निकाला जाता है। और चालू मूल्य महंगाई की वर्तमान स्थिति को समायोजित करके निकाला जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय आय यानी कि जो एनआई है, नेशनल इनकम है, जो कि इसका एनएनपी है, इसकी मात्रा के साथ यह भी लिखा जाता है, यानी साधन लागत पर और स्थिर मूल्य पर। यहाँ पे इसकी जो है मतलब आर्थिक समीक्षा के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा देश की आय संबंधी जो आंकड़े हैं बाजार लागत और चालू मूल्य यानी कि मार्केट कॉस्ट और करंट प्राइस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को भी उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। किसके अंतर्गत? मूल्य के अंतर्गत हमने देखे, एक तो स्थिर मूल्य जो आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है और एक चालू मूल्य हमने देखे। नेक्स्ट हमको देखने को मिलती है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो उसके बारे में हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे इसमें हमको अलग अलग चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे अनियमित वृद्धि हमको देखने को मिलती है। दूसरा हमको देखने को मिलता है कृषि के उतार चढ़ाव के साथ समृद्धि का दर जो है घटना बढ़ना। फिर नेक्स्ट जो होता है आर्थिक समृद्धि में तेजी आना। ये चीज़ हमको देखने मिलती है, 3 चीज़ें। तो चलिए एक एक करके यहाँ जान लेते हैं। पहले बात करते हैं अनियमित वृद्धि के बारे में। तो अनियमित वृद्धि की अगर बात करें तो 1950 से 51 की बात करते हैं। वर्ष 1950 से 51 से लेकर 2010 से 11 यानी कि इस बीच के ड्यूरेशन में इसमें क्या हुआ है, इस बीच में हमको राष्ट्रीय आय में कोई सतत और स्थायी वृद्धि देखने को नहीं मिलती। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो 60 वर्षों में से 13 वर्ष ऐसे थे जिनमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से कम थी। तो ये भी हमको देखने को मिलता है, इसलिए इन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 16 वर्ष ऐसे थे, मतलब इन ड्यूरेशन में 13 वर्ष तो हमने देख लिए ऐसे थे जहाँ पे वृद्धि नहीं हुई, पर 16 वर्ष ऐसे भी थे जिनमें प्रति व्यक्ति आय का स्तर पिछले किसी वर्ष में प्रति व्यक्ति आय के स्तर की तुलना में भी कम था, मतलब ये भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और बाद के जो 5 वर्ष थे उसमें अगर देखें तो इनमें राष्ट्रीय आय के स्तर में गिरावट हुई। और इन आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि जो समृद्धि है अनियमित मानी जाती है। तो यहाँ पे अनियमित वृद्धि देखने को मिलती है, ये एक्टिविटी मतलब वृद्धि की प्रवृत्तियों के अंतर्गत। दूसरी चीज हमको देखने को मिलती है कृषि के उतार चढ़ाव के साथ समृद्धि दर का घटना और बढ़ना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं। जैसे कृषि उत्पादन की बात करें तो कृषि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि या फिर जो है कमी, कृषि उत्पादन में वृद्धि और कमी के आधार पर समृद्धि दर जो है वो घटती या बढ़ती है। इस संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि सभी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उसमें यह स्वाभाविक होना तय है। परंतु यह चिंताजनक है कि योजनाओं में भारी निवेश के बाद भी कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितताओं को कम नहीं किया जा सकता, और यदि मानसून जो है अनुकूल ना हो तो आज भी कृषि क्षेत्र अव्यवस्थित हो जाता है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इस बार भी बारिश के मौसम में हमको यही चीज़ें देखने को मिली, यानी कि पूरी की पूरी फसल जो है 50% उसका उत्पादन देखने को मिलता है। और अन्य क्षेत्रों के विकास पर भी इसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ इसके अंतर्गत देखने मिले तो आर्थिक समृद्धि में तेजी आना, मतलब क्या है, समय के साथ साथ क्या है, भारत आर्थिक समृद्धि दर को तीव्र करने में सफल हुआ है। और आयोजन यानी कि जो प्लानिंग या नियोजन हम बोलें तो प्लानिंग हमको देखने मिलती है। प्लानिंग के पहले जो 30 वर्ष थे उसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि की चक्रवृद्धि दर 3.4 प्रतिवर्ष यहाँ देखने को मिलती है। 1980 की बात करते हैं, 1980-81 के बाद राष्ट्रीय आय में जो प्रतिवर्ष 5.5 की यहाँ वृद्धि हुई। परंतु आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र का तेजी से प्रसार होना है, यानी कि भारत में सीधे प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में जो है विकास यहाँ संभव हो, क्योंकि जो मिडिल यानी कि सेकेंडरी सेक्टर उसका विकास यहाँ पे नहीं हुआ। और इसके अलावा देखें तो इसके अलावा हमको अतिरिक्त क्षेत्र आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है देश के केवल कुछ राज्यों को ही हुआ यहाँ पे, और शेष राज्य जो है अत्यधिक पिछड़े रह गए। 1980 से 90 के दशक की बात करें तो राष्ट्रीय आय में असमानता बढ़ी, अर्थात बढ़ी हुई आय जो है संपन्न वर्गों तक ही संकेंद्रित होकर रह गई, जबकि कमजोर वर्गों के लोगों को समृद्धि दर में आने वाली तेजी का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सका। तो ये हमको कुछ प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है राष्ट्रीय आय से संबंधित भारत में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के संबंध में प्रवृत्तियाँ।
नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसका महत्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ संशोधन भी देखने को मिलता था, जो राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष में संशोधन भी हुआ, तो वो हम बाद में देख लेंगे, पर हम अभी देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में महत्व है। तो राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो महत्व है वो हमको देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता का पता चलता है, और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो पहला ये महत्व देखने को मिला। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्रों के लिए जो प्राथमिकता तय करने और इनके बीच में संतुलन स्थापित करने की जो है संतुलन स्थापित करने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। तीसरा हमको महत्व देखने को मिलता है राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा गरीबी निवारण, साथ में रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारण किया जा सकता है। साथ में मुद्रास्फीति मतलब जो महंगाई होती है उसके संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही सरकार के जो वास्तविक राजस्व है उसकी प्राप्ति और उसके जो खर्चे होते हैं उसके संबंध में भी सही अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये है काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट महत्व किसके, राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित यहाँ पे महत्व है। अब समस्या सामने आती है, कौन सी, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में क्या क्या समस्या आती है। तो समस्या हमारे सामने दो चीज़ यहाँ देखने को मिलती है, यानी कि सिंपल अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए शुद्ध आंकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के बेस पर यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, और ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता है। जैसे 3 विधि हमने देखे थे, आय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो व्यय विधि यहाँ पे कैलकुलेट करने में काफ़ी जो है समस्या आती है, इसलिए उत्पादन विधि और आय विधि के आधार पर हम जो है अनुमान लगाते हैं राष्ट्रीय आय का। भारत के अंतर्गत व्यय विधि यहाँ पे ज़्यादा उपयोगी नहीं होती। तो भारत जो है एक अल्प विकसित देश है और यहाँ अशिक्षा का स्तर काफ़ी अधिक है, इसलिए सभी क्षेत्रों से आय संबंधी स्पष्ट एवं सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इसमें हमको क्या क्या समस्या आती है, एक तो सैद्धांतिक समस्या सामने देखने को मिलती है और एक व्यवहारिक समस्या देखने को मिलती है। तो सैद्धांतिक समस्या के अंतर्गत क्या चीज़ें देखने को मिलती है, राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु सर्वप्रमुख अगर देखें तो सैद्धांतिक समस्या इस विषय को लेकर आती है कि क्या सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए, यदि किया जाए तो किन किन सेवाओं को शामिल किया जाए, मतलब जो सेवा है, सर्विस सेक्टर है, क्या उनको शामिल किया जाए राष्ट्रीय आय में, तो किया जाए तो कौन कौन सी किया जाए, ये पहला क्वेश्चन निकल कर आता है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया गया है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण सिद्धांतिक समस्या क्या देखने को मिलती है, प्रशासनिक सेवाओं के राष्ट्रीय आय में योगदान को लेकर होता है। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है सैद्धांतिक समस्या के अंतर्गत। दूसरी अगर बात करें तो व्यवहारिक समस्या देखने को मिलती है। तो व्यवहारिक समस्या क्या क्या हो सकती है, तो व्यवहारिक समस्या के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे देश की अगर बात करें तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा अंश गैर मौद्रिकत और असंगठित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज़, देश में जो है काला धन को हटाने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो उसी के अगर देखें तो देश में जो है काला धन की मात्रा काफ़ी अधिक है। क्षेत्रीय असमानताओं की अधिकता होने के कारण प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि यानी सैंपल सर्वे मेथड जो है उससे एकत्रित सूचनाएं गलत हो जाती है। साथ ही अगर बात करें देश की जो कार्यकारी जनसंख्या है उसके व्यावसायिक वितरण के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव है, और अन्य प्रकार के आंकड़े भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, व्यवहारिक समस्या। और अन्य जो समस्या है और देखें इसी के अंतर्गत तो और चीज़ें हमको देखने को मिलती है, दूसरे उत्पादक को यानी कि जो ऐसे कुटीर एवं घरेलू उत्पादक होते हैं जो लेखा यानी कि अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो इनमें हमको समस्या देखने को मिलती है। और इनकी वास्तविक आय इनकी वास्तविक आय का ना तो अनुमान लगाया जा सकता ना ही उनको जोड़ा जा सकता है, तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। भारत के उद्योगों के अनुसार राष्ट्रीय आय के आंकड़े शामिल करने की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि उत्पादकों को विभिन्न व्यवसाय वर्गों में रखा जाए। सार्वजनिक वित्त एवं जो नीति संस्थान है जिसके अंतर्गत बात करें यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार भारत में अघोषित आय हमको 18.21% है, जो कि काली अर्थव्यवस्था यानी ब्लैक इकोनॉमी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। भारत में जो है भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन में एक मुख्य समस्या विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है, जैसे कि फसलों के अधीन लगभग 80% आंकड़ों की अनुपलब्धता देखने को मिलती है। तो ये चीज़ देखिए बेसिक हमने देखे सैद्धांतिक समस्याओं के बारे में, और दूसरा हमने देखे व्यवहारिक समस्याओं के बारे में। अब एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की कुछ सीमाएं होती है, तो वो भी हमको यहाँ देखने को मिलता है राष्ट्रीय आय के आकलन की कुछ सीमाएं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित कुछ सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस वगैरह होती है, तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित जो है मतलब जो सीमाएं हैं, तो राष्ट्रीय उत्पाद यानी राष्ट्रीय उत्पाद के मापन के समय जो साधारणता अगर माने तो यह मान लिया जाता है कि उत्पादित जो वस्तु है और जो सेवा है
उसका जो है मुद्रा मतलब सेवाओं का जो मुद्रा से विनिमय है वो होता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो भारत में जहाँ निर्वाह कृषि की जाती है वहाँ जो है उपज का भाग विक्रय के लिए बाजार में नहीं आ पाता, तो ये भी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। इस भाग को उत्पादक या तो उपभोग का उपभोग मतलब उत्पादक या तो उपभोग के लिए रख लेते हैं या अन्य वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में उसे मतलब जो है दूसरे उत्पादकों को दे देते हैं। और कुटीर और लघु उद्योग जो भी है वहाँ पे लेखा नहीं बनाते हैं, तो इस आधार पर अगर देखें तो यहाँ पे हमको ये जो है अनुमानित आय यहाँ पे जोड़ी जाती है। दूसरी चीज़, भारत में जो है उद्योगों के अनुसार राष्ट्रीय आय के आंकड़े शामिल करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दूसरी अगर देखें राष्ट्रीय आय की गणना में त्रुटिपूर्ण चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। सार्वजनिक वित्त एवं नीति जो संस्थान है उसके अनुसार यहाँ पे ये जो है काली अर्थव्यवस्था भी घोषित की गई है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कुछ सीमाओं के बारे में, तो ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं अब राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कुछ सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए राष्ट्रीय आय की गणना में, तो वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य ही जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा मध्यवर्ती जो चीज़ें यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित जो मध्यवर्ती वस्तु है उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, दोहराव की स्थिति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट जो है उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं एवं जो सेवा है उसका जो मूल्य है उसको जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही अगर बात करें तो हमको राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो साधन लागत है उस पर की जानी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं किससे संबंधित, राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाने वाली जो मद है वो अगर देखें तो किसी मद या वस्तु को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करने के कुछ आधारभूत नियम होते हैं। जैसे उत्पादन अत्यधिक हुआ हो, उत्पादन जो है उत्पादन प्रक्रिया में दुर्लभ संसाधनों प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया हो, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे शामिल नहीं की जाएगी। एक तो हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किया जाएगा, पूंजीगत लाभ, गैरकानूनी का जो चीज़ें हैं, निषिद्ध वस्तुएं और पुरानी वस्तुएं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे हस्तांतरण भुगतान की अगर बात करें तो इसमें हमको सामाजिक सुरक्षा हेतु जो भुगतान है, पेंशन है, वो चीज़ें देखने को मिलती है। पूंजीगत लाभ की अगर बात करें तो पूंजीगत लाभ में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखिए वस्तु एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन के स्थान पर बाजार की स्फीतिकारी जो प्रभाव उसके प्राप्त आय यहाँ पे जोड़ी जाती हैं। गैर कानूनी गतिविधियों की अगर बात करें तो गैर कानूनी गतिविधियाँ यहाँ पे शामिल नहीं की जाती। निषिद्ध जो वस्तु है जैसे कि अफीम है, अफीम से रिलेटेड नशीली चीज़ें वो यहाँ शामिल नहीं की जाएगी। पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री से संबंधित चीज़ें यहाँ पे शामिल नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कुछ जो है मदे जो शामिल नहीं की जाती। राष्ट्रीय आय निर्धारण से संबंधित भारत के कुछ संगठन हैं, जैसे कि अगर बात करें सीएसओ की, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस है उसकी अगर बात करें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है, जैसे इसे बोला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो यहाँ देखिए सांख्यिकी और जो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसका एक विभाग माना जाता है ये, और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सीएसओ के द्वारा ही किया जाता है। इसकी स्थापना का वर्ष हमको 1951 देखने को मिलता है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में इसकी स्थापना की गई थी और इसका प्रारंभ जो है 1949 में सांख्यिकी इकाई के रूप में किया गया था। और सीएसओ द्वारा जो है वर्ष 1956 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। सीएसओ जो है भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों तथा 14 उपक्षेत्रों में यहाँ पे बांटता है। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो संगठन है वो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए हमको ये चीज़ देखने को मिलती है इसके अंतर्गत, मतलब इसे बोला जाता है एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पीसी महालनोबिस प्रशांता चंद्र महालनोबिस की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो संगठन है उसकी स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। साथ ही अगर बात करें तो वर्ष 1970 में इसका पुनर्गठन किया गया था तथा जनवरी 1971 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल मतलब जो जिसे हम एनएसएसओ के बारे में देखें तो एनएसएसओ को बोला जाता है, इसकी स्थापना की गई पुनर्गठन के पश्चात और इसका कार्य जो है मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित था। उसके बाद 2006 में एक समिति आई थी, मतलब प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की इसकी स्थापना की गई और इसके पश्चात राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का कार्य जो है अर्थहीन माना गया। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तीसरा संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसे NSC बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 जून 2005 को सरकार ने जो है सी रंगराजन समिति 2001 की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन बोलते हैं सांख्यिकी कार्य के सभी तकनीकी पहलुओं अर्थात किसी सर्वेक्षण को कब कहाँ और कैसे किया जाना है इसकी देखरेख करता है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जो है एक स्वायत्त निकाय के रूप में सांख्यिकी मामलों में नीतियों प्राथमिकताओं
तथा जो मानक है उनका निर्माण करना तथा सांख्यिकी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। इसके प्रथम सचिव थे प्रणव सेन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी जानकारी किसकी, भारतीय सांख्यिकी जो है प्रणाली उसका पुनर्गठन। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है थोड़ी सी। तो देखिए बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा 23 मई 2019 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI इसको बोला जाता है, इसके तहत राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के साथ विलय कर दिया गया। और विलय करने के पश्चात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO में इसको जो है क्या कर दिया गया, मतलब NSSO और CSO को दोनों को मर्ज करके NSO में यहाँ पे नाम की एक नई संस्था बनाई गई, जिसको आपने पढ़ा भी होगा थोड़े दिन पहले, और इसकी अध्यक्षता सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन के सचिव के द्वारा की जाती है। फिर बात करें 1 जून 2005 की, तो 1 जून 2005 द्वारा जो है अधिसूचित प्रस्ताव में CSO तथा NSSO 2 अंगों के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बनाने की बात भी कही गई थी। भारतीय जो आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली यानी मंत्रालय के वर्तमान नोडल कार्यों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के साथ ही जो है आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत कर अधिक तालमेल बिठाने हेतु भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के पुनर्गठन का आदेश जारी किया गया। साथ ही इन दोनों संस्थाओं को इस विलय को क्रियान्वित करने के संबंध में जो है सुझाव देने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की, ठीक है। और प्रस्तावित नई संस्था का अंतिम रूप समिति की संस्तुतियों तथा सरकार द्वारा उसके क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा। इस आदेश में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC का जो है कोई उल्लेख नहीं है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग देश में किए जाने वाले सभी सांख्यिकी कार्यों की देखरेख करने वाला निकाय बन गया है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का पुनर्गठन के अंतर्गत। तो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े, देखिए आगे तो हमारा जो है बैंकिंग वाला चैप्टर, मतलब बैंकिंग वाला जो है चैप्टर शुरू होगा। उसके पहले हम देख लेते हैं, हमने कंप्लीट रूप से यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित और राष्ट्रीय आय से संबंधित बेसिक चीज़ें यहाँ कंप्लीट कर ली गई है। तो ये सारा चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल साथ में आप देखें तो बाकी की चीज़ें जो उत्तर लेखन ग्रुप है और डिस्कशन, इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जो है अपनी जो तैयारी है वो और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।